स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। 4 दिसंबर 2023 एसएससी जेईई मेंस अब बस कुछ दिन ही शेष और मैं मान के चल रहा हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमने शौर्य सीरीज स्टार्ट की थी। शौर्य सीरीज में मैं सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट ले रहा था। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, सॉइल प्रॉपर्टीज से आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन तक लाया, आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए, सारे क्वेश्चंस कराए। मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो टीसीएस के पैटर्न पर हैं और जो आ सकते हैं एसएससी मेंस में वो कराए, ईएससी गेट के वो सवाल जो आ सकते हैं एसएससी जेईई मेंस में वो मैंने करा दिए। एक चीज बची हुई थी, क्या? मैंने आपको बोला था कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो उस पर क्वेश्चन करना भी बचा हुआ है। तो जैसा कि वादा किया था तो मैं आपके लिए लेके आया हूं असर्शन रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। करीब 3 से 4 लेक्चर आएगा, 2 या 3 लेक्चर में मैं कर दूंगा, क्या असर्शन रीजनिंग सारा कंप्लीट करा दूंगा। आपके लिए मैंने पूरी मेहनत कर ली है, क्वेश्चंस मैंने पूरे छांटे और उसके बाद एनालाइज करके लेके आया हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको क्या करना है, आपको बस निरंतर बने रहना है। उठकर बैठ जाइए, शॉर्ट नोट्स लेकर बैठिए, शॉर्ट नोट्स लेकर बैठिए, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर आप हमें सब्जेक्ट रिवाइज करा दीजिए, कम समय बचा है ना, कम समय बचा है तो आप हमें सब्जेक्ट रिवाइज करा दीजिए, उनके लिए क्या किया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच हमने लॉन्च किया। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच एईसी प्लस ऐप पर है, उसमें हमने लेक्चर्स मॉड्यूल रिकॉर्ड कर दिए हैं, उससे आप सब्जेक्ट को गो थ्रू करो, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा बहुत कम समय में। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। प्रैक्टिस सेशन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो टीसीएस पैटर्न पर है, हमने एनालाइज किया है ऑल ओवर इंडिया जो टीसीएस पेपर करा रहा है उसको, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, गेट ईएससी के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए, आपको बहुत मदद करने वाले हैं। इतना करिए, फिर चाहिए कि टेस्ट लगाने मिले। अब तो अंतिम पड़ाव है ना प्रिपरेशन का, टेस्ट तो लगाना है, तो 100 प्लस टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और 20 क्या है सर, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इतना करने के बाद आपकी प्रिपरेशन का लेवल और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। असर्शन रीजनिंग का पार्ट 1 है ये। मैंने क्या किया, सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस 3 या 4 लेक्चर में मैंने डाल दिए हैं। चलो देखो, इसको क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या, सबसे पहले आप जानो, क्या पहले कंफ्यूजन यही है कि ये है क्या। ये होता है जैसे हमने सुना है ना, जैसे हिंदी में सुना है कि ये एक कथन किसी ने कहा, अब ये इसकी पुष्टि करिए कि ये कथन सही है कि नहीं। हाँ, अगर सही है तो जो उसका कारण है, दूसरा स्टेटमेंट जो आएगा, जो उसका कारण है वो इसको सही सिद्ध कर रहा है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को। तो ये होता है असर्शन रीजनिंग। तो असर्शन दिया रहेगा आपको, दूसरे में दिया रहेगा, दूसरे स्टेटमेंट में क्या रीजनिंग दी होगी, ठीक है, रीजनिंग दिया होगा, क्लियर है। अगर ये नहीं दिया तो इधर क्या लिख सकते हैं, वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ओके, स्टेटमेंट 1, ओके, इसको बोल देगा स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2। आपको क्या करना है इन क्वेश्चन का, मैं आपको एक बिल्कुल मूल मंत्र बताता हूं कैसे करना है। असर्शन आपने पढ़ा, आपको पढ़ के बताना है कि असर्शन सही है या गलत, बस इतना सा काम है असर्शन पढ़ना। मतलब स्टेटमेंट 1 में आपको बताना है ये सही है गलत है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, जैसे ही आपका असर्शन खत्म हो रहा है तो आप क्या एक वर्ड यूज करो, बीच में एक वर्ड यूज करो रीजन पढ़ने के पहले, बिकॉज, क्या, बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज, तो बिकॉज यानी क्योंकि, ठीक है। आप ये कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, क्या असर्शन पढ़ा, फिर आपने पढ़ा बिकॉज दिस स्टेटमेंट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे क्या आप हैबिट डालोगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि रीजनिंग वाला जो स्टेटमेंट 2 है वो तो सही है या गलत है, ये तो पढ़ के पता चल जाएगा। लेकिन जब आप बिकॉज से कनेक्ट करोगे तो आप बता पाओगे कि इसका ये रीजन सही है या गलत है। बात समझ में आती है। तो बस ये एक टेक्निक है, जब ये आप यूज करोगे, आप मान के चलिए क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। बहुत हुआ बना के रखें लोग कि कैसे करना है कैसे करना है, कुछ नहीं, इस टेक्निक को यूज करके देखो, आप
बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, एक चीज और बता देता हूं, क्या मैं अब आपको बोलूंगा ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा सारे क्वेश्चंस में। क्या ए ऑप्शन का मतलब क्या, देखना कि स्टेटमेंट 1 और असर्शन इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 और assertion is correct and एक मिनट, and R is, R में रीजन को बोल रहा हूं, R या स्टेटमेंट 2 R is correct explanation of statement 1 या assertion। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ये एक बार मैंने पूरा लिख लिया, अब मैं बस बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइए। क्या बी क्या बोल रहा है सर, बी बोलेगा स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो, जो रीजन है, एक मिनट रीजन लिख लो इसको, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ये क्या बी ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, ठीक है। सी में क्या सर, सी में मैं बोलूंगा कि ए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन सही है रीजन गलत है, तो आप सी टिक करोगे। फिर आता है डी, इसमें क्या रहेगा सर, रीजन अगर गलत है तो आप डी टिक करोगे, सॉरी, अगर असर्शन गलत है और रीजन आप सही है तो डी टिक करोगे, असर्शन सही रीजन गलत तो सी, असर्शन गलत रीजन सही तो डी। क्लियर है। स्टेटमेंट 1 किसको बोलेंगे, असर्शन को, और स्टेटमेंट 2 बोलेंगे रीजन को। असर्शन का हिंदी में मतलब लिख लो कथन, ये होता है, और ये होता है कारण, ये होता है कारण। चलिए मैंने आपको बेस बना दिया है, फोड़ देंगे आप सवाल। देखो कॉन्सेप्ट तो हम करते आए हैं, पूरा कुछ सीख लिया है हमने, ठीक है, अब बस अप्लाई करना है। देखो अ सॉइल इज 319, 318 सवाल मैंने करा दिए हैं सारे सॉइल के। अब देखिए असर्शन का पहला सवाल, अ सॉइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक टर्म आया कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको कैसे समझे कि ये सही है गलत। देखो आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है सर, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये तो हम सर खेलते आए इस सवाल से। बोल रहा है कि सॉइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट, इसका मतलब क्या है, जो सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट है सर वो लिक्विड लिमिट पर हो जाएगा। कब जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल्स इक्वल टू 0, जब ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सॉइल लिक्विड लिमिट, मतलब उसका नेचुरल वाटर कंटेंट, जो नेचुरली पानी प्रेजेंट है वो लिक्विड लिमिट पर आ जाएगा, उसके आगे चला जाएगा। बात समझ में आई, ये सही है गलत, देखो करके देखें। क्या बोल रहा है, आईसी को 0 करो, ठीक है सर, इसको 0 किया तो ये उस साइड जाएगा, कितना WL माइनस WN, ऊपर गया ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 0, तो WL इज इक्वल्स टू WN, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर आ गया। मतलब जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 होगा तो लिक्विड लिमिट इज इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट। ये तो हो गया फॉर्मूला से। ऐसे बताओ कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या बताता है सर, कंसिस्टेंसी बताता है डिग्री ऑफ मतलब कितना पानी है, पानी प्रेजेंट है, सॉफ्ट है, हार्ड है, स्टिफ है, ये सब हम डिसाइड करते थे ना कंसिस्टेंसी से, किसको, सॉइल को। तो जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 हो गया मतलब लिक्विड ही लिक्विड है पानी में, मतलब सॉरी सॉइल में, तो इसका मतलब क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट इज दैट लिक्विड लिमिट। सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट नहीं, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात। चलो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कैसे क्या ट्रिक बताई थी, क्या यूज करना है इसको पढ़ने के पहले, बिकॉज बस ये वर्ड आपको यूज करना है इसको पढ़ने के पहले। पढ़ो फिर से, a soil is at its liquid limit if the consistency of the soil is equal to 0 because, क्योंकि the consistency index of a soil is defined as the ratio of, किसका रेशियो है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, यस, टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब मैंने क्या बोला कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो किसका रेशियो है सर, वो किसका रेशियो है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ WL माइनस WN अपन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस माइनस प्लास्टिक लिमिट का रेशियो है, नहीं नहीं नहीं, इधर क्या होना था, ये गलत हो गया। क्या होना था इधर सर, इधर पर WL माइनस WP होना था। प्लास्टिक लिमिट तो सही है लेकिन ये WL होना था। तो ये रीजन क्या हो गया, गलत। जब रीजन ही गलत है तो क्या इसको सेटिस्फाई कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या, A is correct, sorry, reason assertion is correct, reason is wrong। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर सी, A is true but R is false। बात समझ में आई, खेल जाओगे आप ऐसे सवाल से। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है 320, अब ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज एंड दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। बहुत बढ़िया, ये तो सर हम रटते हुए आए क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होती है, और ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, क्लेज है, फाइन ग्रेन सॉइल होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, चलिए तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल यूनिवर्सली करेक्ट है, हमें पता है सर। चलिए मैंने क्या बताया कैसे करना है, अब इधर क्या पढ़ोगे आप, बिकॉज, क्या पढ़ोगे, बिकॉज, क्लियर है, क्योंकि दीज क्लेस कंटेन मोंटमोनोलाइट यस विच अट्रैक्ट्स एक्सटर्नल वाटर इनटू इट्स लेटेस्ट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, ये भी सही है बात। हाँ क्यों सर, हम जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंटमोनोलाइट प्रेजेंट, एक मिनरल, क्ले मिनरल प्रेजेंट रहता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है सर, ये वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है, थोड़ा सा भी ये वाटर अट्रैक्ट करेगा और वॉल्यूम क्या करेगी सॉइल की, स्वेल कर जाएगी। तो ये वाटर अट्रैक्ट बहुत अच्छे से करता है, इसका लेटेस्ट इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, स्वेल करती है। तो आपने क्या पढ़ा, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज एंड दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्वेलिंग बिकॉज इट कंटेन द मोंटमोनोलाइट व्हिच अट्रैक्ट्स एक्सटर्नल वाटर इनटू इट्स लेटेस्ट स्ट्रक्चर। बात 16 आना सत्य है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप ये फील कर पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज सेटिस्फाइड फॉर असर्शन ए। क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ो, बोलो 321 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, मतलब असर्शन पहला पढ़ो। क्या, परमेबिलिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड सॉइल। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट। क्या मैंने आपको बताया था, सॉइल है, सॉइल को आप कॉम्पैक्ट करोगे, जैसे जैसे सॉइल को कॉम्पैक्ट करोगे किसी डायनेमिक लोड से, ठीक है, तो आपने कॉम्पैक्ट किया तो वॉइड जो रहेगा, वॉइड का साइज सॉइल के क्या होता जाएगा सर, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, डिक्रीज होता गया। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पानी इजीली एक्सपेल आउट हो पाएगा क्या सॉइल से, नहीं। जब एक्सपेल आउट पानी इजीली नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है, उसकी परमेबिलिटी कम है। क्या है, परमेबिलिटी पानी की कम है। इसका मतलब क्या कि आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे कॉम्पैक्टिंग एफर्ट या कॉम्पैक्शन करोगे सॉइल का, उसकी परमेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। सर ये तो चलो क्वेश्चन की बात है, हम वैसे भी जानते हैं कि हम नहीं चाहते कि परमेबिलिटी ज्यादा हो सॉइल की, तो हम वैसे भी कॉम्पैक्टिंग एफर्ट करा के उसको ड्राई मतलब डेंसिटी पर पहुंचाएंगे, हाई डेंसिटी पर पहुंचाते हैं। क्लियर है बात, तो असर्शन इज करेक्ट। ओके, अब बोल रहा है रीजन, क्या बोल रहा है, soil particles in water surrounding may be mutually attracted or repelled। जो soil particle रहते हैं water surrounding में भी mutually attracted और repelled। देखो कैसे पढ़ना है इसको, कैसे पढ़ना है, मैंने क्या बताया था सर, आपको because लगा के पढ़ना है, because लगा के पढ़ना है। क्या, क्योंकि सिंपल सी बात, क्या permeability continues to decrease with increase in dry density of a compacted soil because, क्योंकि जो soil के particles हैं in water surrounding may be mutually attracted और repulse may be mutually attracted and repulse। अब एक बात सुनो, एक मिनट सुनना, कि जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं सर, जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं वो म्यूचुअली अट्रैक्ट तो रहते हैं, ठीक है, या तो जुड़े होंगे या अलग होंगे, ठीक है बात, ये तो बात समझ में आती है। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है। क्यों सर, सॉइल के पार्टिकल्स म्यूचुअली अट्रैक्ट भी रह सकते हैं, रिपेल भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो जैसे शीट्स रहती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा गिप्साइड शीट, मतलब सॉइल का जो स्ट्रक्चर रहता है उस पर डिपेंड करेगा ये क्या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। हाँ सर ये बात सही है, लेकिन आप बताइए क्या इस कारण से परमेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है क्या, नहीं। क्यों, क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जब कॉम्पैक्शन होगा तो सॉइल के ग्रेन्स पास आते जाएंगे। तो रीजन क्या होना था सर, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन सॉइल ग्रेन्स कम क्लोजर, सो साइज ऑफ वॉइड डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई परमेबिलिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन
ये स्टेटमेंट जो रीजन है वो सही नहीं है फॉर असर्शन। क्लियर बात है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बात, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो ये भी देख लो, आपने क्या कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया, तो ये आपको ये एक वाटर कंटेंट है, आपने एक वाटर कंटेंट कांस्टेंट मान लिया, इस वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाया तो ड्राई डेंसिटी, ये क्या है ड्राई डेंसिटी, ये बढ़ती जा रही है ओके, और परमेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ वॉइड डिक्रीज होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 322। फॉर असर्शन में लिखा है कि फॉर अ गिवन सॉइल द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ये जो कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर है ना, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों? ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ट्रिकी इसमें रहते हैं, इसलिए आप इसको जरूर रिवाइज करना फिर से। For a given soil, the optimum moisture content increases with increase in compactive effort। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जब आपने एक सॉइल में, ये आपकी सॉइल थी, ठीक है, मैं नीचे का हाथ अब अलग कर रहा हूँ, ये सॉइल थी, अब ऊपर से आप जब इस पर डायनेमिक लोड कॉम्पैक्शन का लगाओगे तो ये सॉइल क्या रहेगी, कॉम्पैक्ट करना चाहेगी। सर जब ये कॉम्पैक्ट करेगी तो जो ये जो पार्टिकल्स के चारों ओर पानी है, जो पानी की लेयर है, वो पानी एक्सपेल आउट करेगा, सॉइल से पानी एक्सपेल आउट किया, तो जब पानी एक्सपेल आउट करेगा तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का कम होगा या बढ़ेगा? सर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। क्यों? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है क्या? ये वो वाटर है जो कि सॉइल ग्रेन के चारों तरफ उससे चिपका हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कम होगा, ओके कम हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा विद कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। ये ऐसा होगा क्या? ये तो भाई गलत स्टेटमेंट है। जब यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? रीजन अब पढ़ना भी नहीं, ये गलत हो गया, पढ़ना भी नहीं है आपको। अब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी इज करेक्ट। लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं ना, तो आप देख लो क्या, higher the compactive effort, higher is the dry density at a same moisture content, at a same moisture content। कैसे कैसे? एक मिनट, हमने देखा था, देखो ये एक मॉइस्चर कंटेंट आपने सेम रखा, मॉइस्चर कंटेंट सेम रखा, आपने कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाते गए तो ड्राई डेंसिटी क्या है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। किसी सेम मॉइस्चर कंटेंट पर जितना ज्यादा आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट एफर्ट दोगे तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी सर, बढ़ती जाएगी। तो ये तो करेक्ट बात है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है देखो, ऐसे देख लो, ये देखो, ये है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये इनिशियल, नीचे वाला जो ग्राफ है मैं लिख रहा हूं इसको 1, मैं लिख रहा हूं 1, तो ये इनिशियल कंडीशन में था। इधर मॉइस्चर कंटेंट मान के चलिए ये था 12, ओके 12 था। अब क्या किया, 11.5 था, ये 11.5 था, ठीक है। अब आपने कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया तो देखो मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ, ड्राई डेंसिटी बढ़ गई। मॉइस्चर कंटेंट कितना आ गया, 10.5, ये सेकंड स्टेज है कॉम्पैक्टिंग एफर्ट हाई करने के बाद। तो देखो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है जब आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाते हो। चलो, और ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए आ जाओ, क्या बोल रहा है 323, the clay core of an earth dam is usually compacted on the wet side of optimum। देखो ये ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम हमेशा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। देखो क्या, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूं, यहीं याद रखना। मैंने पहले भी जब मैंने कॉम्पैक्शन के क्वेश्चंस करा रहा था बताया था ये। चलो देखो क्या, एक होता है सर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, क्या होता है, एक होता है ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, क्लियर, ओके, इसको अंडरलाइन किया। दूसरा होता है सर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, क्लियर, ओके। चलिए याद रखना ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके। देखो क्या, जब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम की बात होगी, तब जब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम की बात होगी तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कैसा रहेगा, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा। क्या, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, क्लियर। और जब वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की बात होगी तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कैसा रहेगा सर, ये डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, क्या डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। चलिए अब बात आती है क्या सर, ये इसमें जब फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब फेस टू एज कांटेक्ट, फेस टू एज कांटेक्ट मतलब क्या, मतलब क्या, देखना ये सॉइल, ये फेस हो गया, ये एज हो गया, ये फेस एज ऐसा,
ऐसा 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 कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। फेस टू एज कांटेक्ट मतलब एक वाइट्स तो क्रिएट कर रहे हैं, साइज ऑफ वाइट, तो जब साइज ऑफ वाइट्स ज्यादा है, वैसे तो ये सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन क्या साइज ऑफ वाइट्स इसमें क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। साइज ऑफ वाइट क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इधर ही लिख दे रहा हूं क्या, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हाई, हाई रहेगी किसमें सर, किसमें, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी हाई रहेगी। और कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस हो पाएगा क्या, नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी सर, लो रहेगी। ओके, जब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर, हाई स्ट्रेंथ, क्या रहेगा सर, हाई स्ट्रेंथ रहेगी। स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब ये इसकी बात सुनो, डिस्पर्स स्ट्रक्चर है मतलब सॉइल ग्रीन्स, सॉइल ग्रीन्स, ग्रीन्स अरेंज्ड, अरेंज्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल। ओके ओके सर, ये मतलब ऐसे 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 कुछ सॉइल ग्रेन्स अरेंज रहेंगे ऑलमोस्ट पैरेलल। जब ये पैरेलली अरेंज्ड है तो इसका मतलब क्या सर, जब पैरेलली अरेंज्ड है तो इनके जो साइज ऑफ वॉइड्स है वो बहुत कम है, तो इससे जो परमेबिलिटी, पानी का पासेज बहुत कम हो पाएगा। तो इसलिए क्या, इसलिए क्या, लो, लो परमेबिलिटी क्या रहेगी वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में, परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। ओके, दूसरा, दूसरा क्या, इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस, कंप्रेस होते जाएंगे, इजीली कंप्रेस होता जाएगा, तो हाई, हाई HIGH, ओके, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ओके ठीक है, अभी जब हाई कंप्रेसिबल है तो इनकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी सर, लो स्ट्रेंथ रहेगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको एक जगह मैंने सारे बता दिए, याद कर लो, याद करके जाओ। अब तो क्वेश्चन इजी है, देखो क्या बोल रहा है, क्ले कोर ऑफ एन अर्थ डैम इज यूजुअली कॉम्पैक्टेड ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखो ये मैंने बनाया फॉर एग्जांपल, क्या हुआ, इधर आपने पानी इंक्रीज किया, फॉर ये क्या है आपकी ड्राई डेंसिटी, ये क्या है आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, आपने पानी इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते आए, ड्राई डेंसिटी एक जगह तक बढ़ती गई, पानी वाटर कंटेंट के साथ साथ ड्राई डेंसिटी बढ़ती गई। आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट सेम रख रहे हो, क्या इन दोनों कंपैरिजन करने में क्या बेस सेम रखा आपने, कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ठीक है, एक टाइम आया, एक टाइम आया कि वाटर कंटेंट पहुंचा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। इसके बाद आपने जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ाई तो क्या हो गया, क्या हो गया, पानी बहुत ज्यादा पानी पानी हो गया, मतलब ये सॉइल इसके बाद क्या हो गई सर, इधर हो गई वेट और इस साइड क्या हो गई ड्राई। तो वो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि जब क्ले कोर की बात करोगे, अर्थ डैम की कोर मतलब क्या, जो डैम की मेन बॉडी है, मेन कोर है, उसके बारे में बोल रहा है। अर्थ डैम की इज यूजुअली कॉम्पैक्टेड ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो किस, कहां पर ये कहां पर ये यूजुअली कॉम्पैक्ट होगी, कहां, सॉरी, क्या पूछ रहा है कि जो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर कॉम्पैक्ट करोगे या ड्राई साइड ऑफ ओएमसी पर कॉम्पैक्ट करोगे, किसको, क्ले ऑफ अर्थ डैम को। तो क्ले ऑफ, सॉरी, कोर ऑफ अर्थ डैम, कोर ऑफ अर्थ डैम जो रहेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए कि वो इजीली पानी को सीप ना कर दे, उससे पानी का बहाव या रिसाव ना हो जाए। क्यों, बॉडी से अगर पानी का रिसाव होने लगा आपका स्ट्रक्चर धीरे धीरे फेल कर जाएगा। तो आप चाहते हो कि उसकी परमेबिलिटी कम रहे, हाँ सर हम चाहते हैं कम रहे। तो आपने देखा, एक सेकेंड, आपने देखा कि हमने वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में देखा कि इसकी हाई, सॉरी, लो परमेबिलिटी रहती है वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्शन करने पर। तो देखो, तो ये बोल रहा है कि वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में आप कॉम्पैक्ट करोगे, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। क्लियर है बात, क्लियर है यहां पर बात। चलिए, बोल रहा है कि कॉम्पैक्शन ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूसेस परमेबिलिटी, रिड्यूसेस परमेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स क्रैकिंग ऑन कोर। ओके, ये भी बात सही है, हमने अभी देखा वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट करने से परमेबिलिटी कम हो जाती है, उससे कोर की जो क्रैकिंग को प्रिवेंट कर लोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इधर लगाना है बीच में बिकॉज,
स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद लगाओ बिकॉज। तो बोल रहा है कि अर्ध डैम को आप वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट करोगे, हाँ क्योंकि कॉम्पैक्शन ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट करने के कारण उसकी परमिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और क्रैक्स नहीं होंगे। सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन सेटिस्फाई कर रहा है असर्शन के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक चीज और देख लो, देखो कोर ऑफ द अर्थ डैम की बात करोगे सर, जब भी आप कोर ऑफ द अर्थ डैम की बात करोगे तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, ये भी सवाल पूछा है, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में इसे कॉम्पैक्ट करोगे, ठीक है। जब होमोजीनियस अर्थ डैम की बात करोगे तो ये ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट करोगे। क्या क्यों होमोजीनियस अर्थ डैम ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम क्यों? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सॉइल एंड टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ हाई पोर वाटर प्रेशर। इस कारण से हम क्या होमोजीनियस अर्थ डैम को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, कोर ऑफ अर्थ डैम, कोर वर्ड आ गया कोर, तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। फिर आता है सब ग्रेड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट की सब ग्रेड रहती है उधर, आप उसमें भी चाहते हो कि परमिबिलिटी कम रहे, पानी अगर आने लगा उसमें तो क्या रोड खराब हो जाएगी आपकी, तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में उसको आप कॉम्पैक्ट करोगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ो। असर्शन क्या पूछ रहा है, असर्शन में क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ द शीप फुट रूलर। शीप फुट रूलर ये क्या सर, आपने बताया था कि शीप फुट रूलर क्ले सॉइल में यूज होता है, क्ले और कोहेसिव सॉइल, क्या कोहेसिव सॉइल में आप यूज करते हो, ठीक है, ये बात तो मैंने बताई थी आपको। चलिए याद होगा आपको, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी है डिपेंड करेगी ऑन द वेट ऑफ द रूलर एंड द नंबर ऑफ फीट। फीट मतलब क्या? शीप फुट, शीप मतलब क्या? भेड़, भेड़ के जो फुट मतलब क्या? उसके जो पैर रहेंगे उसके जैसी ये क्या डिजाइन रहती है इसकी, तो इसको बोल दिया शीप फुट। तो ऐसे ऐसे पैर रहेंगे, ओके सर, ये पैर हो गए भेड़ के, ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने कि ऐसे 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 आपको बना के देगा, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है इसका, ठीक है। आप डायग्राम देख लोगे तो और इजी हो जाएगा। बोल रहा है कि उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी इसके वेट पर और साथ ही साथ कितने ज्यादा नंबर ऑफ फीट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट अ टाइम, एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ फीट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस पर उसकी एफिशिएंसी करेगी। आप बिल्कुल, ये तो चलो सिविल इंजीनियरिंग अपने साइड, कॉमन सेंस क्या आपको करना है, कॉम्पैक्शन, आपको कॉम्पैक्शन करना है तो आपने क्या लिया, एक फॉर एग्जांपल एक हल्के वजन की चीज ली और एक ज्यादा वजन की चीज ली, ठीक है, आपने उसे कॉम्पैक्ट करना चालू किया, तो जो ज्यादा वजन की चीज है वो अपने आप कॉम्पैक्शन ज्यादा देगा, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा देगी, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, अगर वेट ज्यादा होगा इसके अंदर, किसका, शीप फूड्स का वेट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, ओके। दूसरी चीज मैंने वो दूसरे स्टेट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ फीट्स अगर इंक्रीज कर दो, मैंने बोला कि जो आपने एक ज्यादा वजन की चीज ली थी वो आप 5 ऐसी ही वजन की 5 चीजें और ले लो जिससे आपको कॉम्पैक्ट करना है, तो जल्दी कॉम्पैक्ट हो जाएगी सॉइल, हाँ हो जाएगी। तो क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कॉम्पैक्शन की, हाँ सर बढ़ जाएगी। तो वही बोल रहा है कि वेट और नंबर ऑफ फीट्स अगर बढ़ा दोगे शीप फुट रूलर के तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो सही बात है ये सर, ये तो सही बात है, ओके। दूसरा, शीप फुट रोलर्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल्स। शीप फुट रोलर्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल। मैंने आपको अभी बताया कि हाँ, तो देखो इसको पढ़ना कैसे था, पढ़ना कैसे था सर, बीच में आप लगाओगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। तो बोल रहा है कि द एफिशिएंसी, ये तो स्टेटमेंट सही है, अब रीजन सही है गलत कैसे फील होगा, द एफिशिएंसी ऑफ द शीप फुट रोलर डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द रोलर एंड द नंबर ऑफ फीट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एट अ टाइम बिकॉज, क्योंकि शीप फुट रोलर्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल्स। आप बताइए ये उसका रीजन है क्या, ये रीजन है क्या कि उसकी एफिशिएंसी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि ये उसके लिए क्ले सॉइल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं? नहीं सर, इसका रीजन ये नहीं है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सही है लेकिन ये इसको रीजन नहीं दे रहा है ये सही। क्यों, क्या बोल रहा है, अगर आप ये बोलते कि उससे इसकी जो शीप फुट रोलर डिपेंड्स ऑन वेट, इसकी एफिशिएंसी इस पर डिपेंड इसलिए करेगी क्योंकि सर जैसे ही वेट या नंबर ऑफ फीट्स आप बढ़ाओगे तो उसके जो वॉइड्स की साइज रहेगी सॉइल की वो कम हो जाएगी, इसलिए कॉम्पैक्शन इजी हो जाएगा, ये उसका रीजन होता, ना कि ये। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। in a compaction test at gamma d max and OMC the degree of saturation is never 100%।
चलिए मैंने आपको दो लाइंस बताई थी, एक 100% सेचुरेशन लाइन और 0 एयर वाइड लाइन। देखो ये बोल रहा है, ये तो छोड़ो, चलो आप एक बस एक कॉमन सेंस वाली ये बात बताइए, आपने जब सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हो, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हो तो डायनामिक लोड लगाते हो, ठीक है सर, डायनामिक लोड लगाया आपने। तो जब डायनामिक लोड लगाया आपने, जब सॉइल को लोड लगाया तो सॉइल का वॉइड क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। तो आप चाहते हो ऐसे ही वॉइड का कम रहे, मतलब पानी पूरा निकल के आ जाएगा बाहर, पानी पूरा बाहर निकल के आ जाएगा और एयर बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी, एयर जो उसकी है वो जीरो पर आ जाएगी। हाँ सर, सॉरी, कॉम्पैक्शन में क्या करना है आपको, एयर बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी। तो जैसे ही फिर आप उसको जो लोड जिस चीज से लगा रहे हो उसको उठाओगे, दूसरी जगह गिराने की कोशिश करोगे, तो इधर का जो वॉइड है पहली जगह का, वो क्या करेगा सर, वो क्या करेगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। हाँ सर, क्योंकि 100% उससे एयर निकल जाए ये पॉसिबल तो नहीं है। क्यों, जैसे ही आपने उठाया, आप कोई भी, आप कॉमन सेंस किसी भी चीज को करके देखो, दबा के देखो, उसके इलास्टिसिटी रहेगी, फिर से जो कहते हो अपनी जगह पर आना चाहेगा। हाँ सर, तो 100% हवा निकल जाए ये पॉसिबल तो नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट एट गामा डी मैक्स एंड ओएमसी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नेवर 100%। हाँ सर, 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिल जाए। क्यों, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड पूरा पानी से फिल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड पूरा पानी से फिल होगा, मतलब उसमें एयर बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एयर हम जीरो कर दें। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बोल रहा है नेवर 100%। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए दूसरा पढ़ो, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द एयर एंट्रैप्ड इन सॉइल बाय कॉम्पैक्शन। कुछ बोलने की जरूरत है अब नहीं। चलो, आर इज करेक्ट और ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो मतलब ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट। कितनी बार बात कर ली हमने, किसी गिवन सॉइल के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने। सर ये वर्ड गलत है, इधर डिक्रीज होना था, डिक्रीज होना था, तो ये तो गलत हो गया। जब यही गलत हो गया, इसका मतलब क्या, डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, ए इज फॉल्स, डी इज ट्रू, सॉरी आर इज ट्रू। तो दूसरा ही पढ़ लो स्टेटमेंट। अब ये मत कहना कि सर मैंने बताया था असर्शन लिखा जाए या रीजन लिखा जाए, तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू, ये रीजन ही दिया है टू में। ओके, चलिए क्या बोल रहा है, हायर द कॉम्पैक्टिव एफर्ट हायर इज द ड्राई डेंसिटी एट अ सेम मॉइस्चर कंटेंट। ये सवाल शायद रिपीट हो गया, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ो, ये क्या दे रहा है आंसर, ये गलत है, ये गलत है, डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, लिखा भी है क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, डी। ओके चलो, 327 क्या बोल रहा है, डेप्थ z बिलो द सरफेस ऑफ अ सबमर्ज्ड सॉइल, वाटर प्रेशर इज गामा w z, गामा w z। इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, इसको z को इधर काट के, गामा w इंटू z होता है वाटर प्रेशर, and it is the stress caused by the water which is called the neutral stress, which is called the neutral stress। okay, बोल रहा है कि एक डेप्थ किसी भी z पर, नीचे आपने z डेप्थ पर देखा, जो सॉइल सबमर्ज थी, उधर पे जब हमने वाटर प्रेशर निकाला वो गामा डब्ल्यू जेड के बराबर आया, एंड इट इज द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द वाटर, जो वाटर स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं उसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हैं। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये चारों तरफ सेम प्रेशर, सेम इंटेंसिटी का प्रेशर लगाता है पानी किसी भी पार्टिकल के। एक एग्जांपल इसका देता हूं, क्या, जब आप सॉइल रिवर के पास के जो आप कंकड़ पत्थर देखोगे वो हमेशा गोल शेप के क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि पानी उसको चारों तरफ से सेम फोर्स लगाता है, तो सेम कटाई छटाई हुई उसकी सॉइल के पार्टिकल की, तो जब, सॉरी सॉइल नहीं, पत्थर की, हाँ जो भी है, उसकी सेम कटाई छटाई हुई, तो क्या हुआ, वो गोल शेप में आ गया, राउंड शेप में आ गया। तो राउंडेड एग्रीगेट हमें मिलता है कहां पर सर, राउंडेड एग्रीगेट हमें रिवर और सी शोर के पास मिलता है। लेकिन जब आप देखोगे कि पहाड़ों पर जो पत्थर रहते हैं वो राउंडेड नहीं रहते, क्यों, क्योंकि सर वो वेदरिंग उनकी सेम उसमें नहीं होती, इंटेंसिटी की चारों तरफ से नहीं होती, इसलिए वो एंगुलर मिलेंगे या फ्लेकी मिलेंगे। राउंडेड कहां मिलेंगे सर, राउंडेड हमेशा किस पर मिलेंगे, शी शोर या रिवर शोर पर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या, पानी चारों तरफ से सेम स्ट्रेस लगाएगी, इसलिए बोल दिया न्यूट्रल स्ट्रेस। तो ये तो बात सही है, और उसको हम गामा डब्ल्यू जेड से, ये तो खेलते हुए आ रहे हैं, इससे गामा डब्ल्यू जेड से हम स्ट्रेस निकालते हैं। ओके, कैसे, ये और देख लो, गामा डब्ल्यू की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, जेड क्या है, डेप्थ, इनटू मीटर किया तो ये कितना हो जाएगा सर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ओके क्लियर है।
दूसरा क्या पढ़ रहा है कि द वाटर प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रांसमिट्स द सेम फुली ऑन ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट कॉजिंग कंप्रेशन इन द सॉइल। भाई यहां तक ये बात बिल्कुल सही थी। क्या बोलता है कि द वाटर प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, 16 आना सत्य। उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो ये वाटर प्रेशर है वो क्या है, it transmits the same fully on grain to grain contact causing कंप्रेशन ऑन द सॉइल, द कंप्रेशन द सॉइल। एक बात बताइए, जो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट था उसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते थे कि इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते थे? सर ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट, जो एक ग्रेन ऑफ सॉइल पार्टिकल दूसरे ग्रेन ऑफ सॉइल पार्टिकल पर फोर्स या स्ट्रेस लगा रहा है उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, ना कि वाटर प्रेशर या ना कि न्यूट्रल स्ट्रेस। ओके, तो ये कंप्रेशन नहीं करता, ये तो बस चारों तरफ एक पार्टिकल के फोर्स लगाता, ना कि एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन पर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। मतलब आर तो बिल्कुल गलत, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है 328, क्विक सैंड इज नॉट टाइप ऑफ सैंड। भाई ये तो किसी भी इंटरव्यू का बहुत फेवरेट सवाल है, ये बिल्कुल सही बात लिखी है, ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है, बट इट इज अ कंडीशन अराइजिंग इन अ सैंड मास। सैंड मास में एक कंडीशन है जो अराइज हो रही है। हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। चलिए रीजन आर, आर क्या बोल रहा है, when the upward seepage pressure becomes equal to the pressure due to submerged weight of a soil, the effective pressure becomes zero। बिल्कुल सही बात, क्विकसैंड कंडीशन यही तो होती है। मैंने बताया था कि जब सीपेज होगा अपस्ट्रीम से पानी आया, और जब उसका अपवर्ड सीपेज कहां पर, डाउनवर्ड में वो प्रेशर, डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम में जब वो प्रेशर लगाएगा क्या, पानी, तो ऊपर से जो सॉइल का वेट है, सबमर्ज्ड वेट मतलब पानी से डूबा हुआ वेट सॉइल का, वो जब इस प्रेशर के, सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो, और सॉइल का पार्टिकल पानी के साथ बाहर चला जाएगा, पानी के साथ मूव करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। इसको बोलते हैं हम क्या, क्विक सैंड कंडीशन। तो ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये एक अपवर्ड फ्लो कंडीशन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजन इसको बिकॉज करके पढ़ोगे तो रीजन इज करेक्ट फॉर असर्शन ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। ये क्या दिया, ये गलत दिया है, ये गलत दिया है, ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। भाई मैंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स, ये तो रटा दिया था। रीजन भी क्या दिया था, रीजन बताता हूं। और एफ फाइन ग्रेन के लिए, एफ फॉर फाइन ग्रेन और एफ फॉर फ्लेक्सिबल, यही था ना? ठीक है, ये इसके लिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये वाला टेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए तो कोर्स कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, ये जो अपरेटस रहता है ये डिजाइन ही ऐसा होता है कि बहुत ही कम समय में परमेबिलिटी की वैल्यू निकाल के देगा। सर जब ये बहुत ही कम समय में परमेबिलिटी की वैल्यू निकाल के देगा तो आप एक बात ये बताइए कि कम समय में परमेबिलिटी मतलब बहुत ही जल्दी पानी का एक्सपेल आउट हो जाना। हाँ, तो ये किस में होगा सर, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में होगा। क्यों? क्योंकि सैंड या ग्रेवल जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है उसकी साइज ऑफ वाइड ज्यादा, साइज ऑफ वाइड ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, तुरंत पानी निकल जाएगा। तो कम समय के लिए अपरेटस डिजाइन ही किया गया, कौन सा, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या है, ये एक मिनट, एक मिनट, ये है ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, और ये होता है वेरिएबल हेड परमीबिलिटी टेस्ट से, किसके लिए, फाइन ग्रेन के लिए। लेकिन इधर क्या होना था, अभी इधर होना था सर कोर्स ग्रेन सॉइल। समझ में आई? क्योंकि इस बात, ये जो कांस्टेंट परमेबिलिटी जो टेस्ट है वो कम समय के लिए ही डिजाइन होता है, ऐसा अपरेटस की डिजाइन है, तो ये कोर्स ग्रेन के लिए होगा ना कि फाइन ग्रेन के लिए। तो ये तो गलत, इसका मतलब डायरेक्ट 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 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर पढ़ लेते हैं, क्या दिखा है, लिखा है द लेसर द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल लेसर इज द डिस्चार्ज। सही बात है, जितना कम परमेबिलिटी होगी डिस्चार्ज भी कम होगा, क्योंकि पानी तो निकल ही नहीं पा रहा। ठीक है सर, ये तो रीजन इज करेक्ट। सो ये डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये देखो, वाह, ये लगता है गलत हो गया यार, उनसे मिसप्रिंट हो गई। चलो डी, डी डी इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ो। 330 क्या बोल रहा है, असर्शन में है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो अ रिवर बेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर डेप्थ इन द रिवर।
क्लियर बात है। ये तो जब हम सीपेज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो पहली लाइन ही हम पढ़ते हैं, क्या शॉर्ट नोट्स देखोगे उसमें लिखा होगा, किसी भी जैसे लेक, फॉर एग्जांपल लेक बॉडी है, अगर आप उसके नीचे रिवर बेड के नीचे क्या करोगे, रिवर बेड के नीचे ऐसे देख लो, ये देखो, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ओके यार रिवर बेड बोल दो, ये है पानी, ओके। अब बोल रहा है कि रिवर बेड के नीचे कहीं भी आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, तो बोल रहा है कि इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो अ रिवर बेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर डेप्थ इन द रिवर। अब जब इफेक्टिव, इधर क्या निकालना, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है। सर ये होता क्या है, सर ये होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा सर, देखो टोटल स्ट्रेस मतलब ये डेप्थ अगर क्या है h है, ये डेप्थ h है, और ये डेप्थ क्या है सर, ये डेप्थ z है। तो टोटल स्ट्रेस में इधर लिख रहा हूं क्या, सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, सिग्मा बार क्या, सिग्मा क्या हो जाएगा सर, ये गामा w इंटू एच, गामा w इंटू एच प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, ओके। ये इधर मान लो गामा सेट है इस ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे, और ये कितना है सर, ये वाटर है, तो वाटर तो गामा w होगा, ओके। ये बात समझ में आई, ठीक है। यू माइनस इधर लिख रहा हूं, यू क्या है, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या, पानी का प्रेशर, इसके ऊपर कितना, गामा w इंटू एच प्लस जेड, एच प्लस जेड, गामा w इंटू एच प्लस जेड, इस पर पानी का प्रेशर, एक मिनट, एच प्लस जेड क्यों आएगा, एच आएगा ना, पानी तो एच हाइट पर है, इंटू एच। अब एक बात बताइए, ये किस पर डिपेंड कर रहा है सिग्मा बार, पानी का हाइट इधर भी आई सर, इधर भी आता है, ठीक है। एक बात बताइए, पानी कितना भी ऊपर नीचे होगा तो ये गामा डब्ल्यू एच, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी नीचे आया, ये हाइट बची कितनी h1, ये हाइट बची h1, तो इधर क्या लिख दोगे आप h1, और इधर भी क्या लिख दोगे h1, तो ये तो अपने आप कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पानी ये सैचुरेटेड या सबमर्ज जो भी लिखना है आपको, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पानी की हाइट पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट अ सम डेप्थ बिलो अ रिवर बेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर डेप्थ इन द रिवर। ये तो बात सही हो गई, क्लियर बात, ओके। दूसरा बोल रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर प्रेशर विल नॉट चेंज इफेक्टिव स्ट्रेस। यही तो बोल रहा था, जितना पानी की डेप्थ ऊपर नीचे होगी उतना ही टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है, रीजन सही है, किसके लिए, असर्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बोलता, असर्शन ए 331, परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन सेटलमेंट। सही बात है, क्या आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं, ये देखो, ये देखो, ये आपकी क्या थी, सॉइल थी, इधर आपकी सॉइल थी, इधर मान के चलो कि वाटर था, ठीक है। ये है ग्राउंड लेवल भी यही है, ओके। यहाँ पर पानी था, क्या हुआ, लोअरिंग हो गई। अभी तक गामा क्या था, टोटल गामा क्या था, सबमर्ज था, पानी सॉइल सबमर्ज है, ओके। लोअरिंग हो गई, एक मिनट, इधर मैंने क्या लिख दिया, चलिए ठीक है, चलो आ जाओ। इधर क्या हो गई, लोअरिंग हो गई वाटर टेबल की, डन, ये हो गई लोअरिंग, यहाँ आ गई वाटर टेबल। अभी पूरी सॉइल का क्या था, गामा सबमर्ज था। अब ये जो है ना, अब क्या बचा, एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूं, अब ये कैपिलरी के कारण सैचुरेट रहेगी ऊपर की सॉइल, तो ये गामा सैचुरेट हो गई। यहां तो गामा सबमर्ज है ही, क्योंकि पूरे सॉइल का पहले था, ये पहली कंडीशन इस कलर से, ग्रीन कलर से सेकंड कंडीशन बता रहा है लोअरिंग के बाद। तो गामा क्या हो गया, सैचुरेटेड, और हम जानते हैं गामा सैचुरेटेड 2 टाइम्स होता है गामा सबमर्ज के अप्रोक्सीमेटली। तो क्या वेट ऑफ सॉइल बढ़ जाएगा, हाँ सर, वेट ऑफ सॉइल ऊपर बढ़ जाएगा जैसी लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल हुई। तो जब लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल हुई, वेट ऑफ सॉइल ऊपर बढ़ गया, तो वो उसको पुश करेगा, हाँ पुश करेगा, और सेटल करा देगा नीचे की सॉइल को, हाँ करा देगा। तो क्या बोल रहा है, परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन सेटलमेंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, सही लिखा है, हाँ सर लिखा है। रीजन आर क्या, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस रिजल्ट इन सेटलमेंट इन सॉइल। बहुत बढ़िया, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी ना इधर, क्यों बढ़ जाएगी, देखो अभी क्या लिख रहे थे आप, गामा सबमर्ज लिख रहे थे, गामा सबमर्ज लिख रहे थे। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है सर, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सर सिग्मा माइनस यू, ये क्या हो गया, सिग्मा बार। अब यू मतलब पानी की लेवल कम हो गई ना, अभी कैपिटल एच था, इधर क्या बचा, स्मॉल एच, ये स्मॉल एच बचा। तो जब ये डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा सर, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? पर तो कैसे पढ़ना है? बिकॉज लगाओ, अब फिर से पढ़ो। परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन सेटलमेंट बिकॉज इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस रिजल्ट्स इन सेटलमेंट इन सॉइल। क्लियर बात? तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और रीजन भी सही है। क्या? किसके लिए? ए के लिए। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बात है? ओके, चलो आगे बढ़ो। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? व्हेन अ ट्यूब वेल पेनिट्रेट्स इनटू अ होमोजेनियस एक्विफर एंड इज देन पम्प्ड देयर विल अकर लोअरिंग ऑफ वाटर सरफेस द रिजल्टेंट सरफेस इज डिजाइंड एज ड्रॉ डाउन कर्व। कैसे? अंग्रेजी लिखिए, कोई डरना नहीं। देखो क्या लिखा है। अगर ये ट्यूब वेल है, ओके, ये पंप, ये आपको ग्राउंड लेवल था, इधर आपने ट्यूब वेल बनाया। फॉर एग्जाम्पल अभी तक क्या था? ग्राउंड वाटर टेबल क्या थी सर? यहीं पर ग्राउंड वाटर टेबल भी थी, यहाँ, ओके, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। आपने क्या किया? इसको पंप करना चालू किया, पानी इधर से निकालना चालू किया, तो जो ये ग्राउंड वाटर टेबल है डिक्रीज करेगी। हाँ सर, ये डिक्रीज करेगी। कितनी? सर ये डिक्रीज करती जाएगी। तो बोल रहा है ये जो कर्व बन रहा है इसे ड्रॉ डाउन कर्व बोलेंगे। ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया ना, डिक्रीज करने के बाद, पंपिंग के बाद, तो इसको ड्रॉ डाउन बोलेंगे। हाँ सर, बोलते ही है। व्हेन अ ट्यूबवेल पेनिट्रेट्स इनटू अ होमोजेनियस एक्विफर, एक्विफर क्या? जहां से पानी इजीली एक्सपेल आउट हो जाए। तो एंड इज देन पम्प्ड देयर विल अकर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। हाँ सर, वाटर टेबल की लोअरिंग हुई। द रिजल्टेंट सरफेस इज डिजाइंड एज ड्रॉ डाउन कर्व, इसको हम ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं। हाँ सर, हम ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं इस सरफेस को। क्लियर है? तो सर्सन इज करेक्ट। ओके, दूसरा, सिंस द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉडाउन कर्व इज ऑलवेज एट एटमॉस्फेरिक लेवल इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम। सर इस पर अब जो ये सरफेस वाटर डिक्रीज किया है, लोअरिंग होने के बाद जो सरफेस है उसे ड्रॉडाउन कर्व बोलते हैं और इस पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है यहां तक। इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लग रहा है, इसलिए इसको ड्रॉ डाउन कर बोलेंगे। ऐसा नहीं है। ड्रॉ डाउन क्यों बोला? हमने ड्रॉ किया क्या? वाटर, तो वाटर टेबल क्या हुई? डाउन हो गई, तो इसके लिए हमने बोला ड्रॉ डाउन, इसलिए नहीं क्योंकि इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो स्टेटमेंट यहां तक सही था। अगर ये नहीं बोलता तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इसका मतलब 1 इज ओनली ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी इज करेक्ट। ऑप्शन सही बात है। चलिए, सही बात है। चलो क्या बोल रहा है? 33333 द possibility of quicksand condition occurring is more on the downstream of a weir on a permeable foundation than on the upstream end with an upward component of seepage velocity। पूरा सही लिखा है क्या? देखो, the possibility of quicksand condition, मैंने बताया था quicksand condition की possibility occurring is more on the downstream। yes, डाउनस्ट्रीम पर मोर रहती है ऑफ अ वियर ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन देन ऑन द अपस्ट्रीम। यस, अपस्ट्रीम के अपेक्षा डाउनस्ट्रीम पर ज्यादा। क्यों सर? अपस्ट्रीम पर तो इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, वो तो उसके वेट के कारण ही उससे क्विकसेंड नहीं हो पाएगा, मतलब पानी सॉइल का पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाएगा। तो कहां पर होगा सर? ये डाउनस्ट्रीम पर ही ज्यादा होती है क्विकसेंड कंडीशन। तो ये क्या बोल रहा है? एंड विथ एन अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ सीपेज वेलोसिटी, तो ये तो करेक्ट है। क्लियर बात? क्लियर बात, ठीक है। कैसे? ऐसे देख लो, फिर से देखो। ये आपका अगर डैम है, ये है आपका अपस्ट्रीम, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये है अपस्ट्रीम, ये है आपका डाउनस्ट्रीम, इधर टेल वाटर है, ठीक है, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। इधर पर जो पानी सीपेज रहेगा, तो ये इधर से पानी जाएगा, यहाँ पर सीपेज प्रेशर लगाएगा और सॉइल का जो ये ग्रेन पार्टिकल है, सॉइल का ग्रेन पार्टिकल को क्या मूव करा देगा? जब इसका सबमर्ज यूनिट वेट बराबर हो जाएगा सीपेज प्रेशर से और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगी, तो मूव करा देगा। आप बताइए, इधर जो इतना ज्यादा पानी है, क्या यहाँ पर क्विकसेंट कंडीशन हो पाएगी? क्या नहीं। ये कहाँ हो पाएगी सर? यहाँ पर अपवर्ड कंपोनेंट के कारण वेलोसिटी के हो पाएगी क्या क्विकसेंट कंडीशन। यहाँ पर तो कौन सा कंपोनेंट है सर? डाउनवर्ड कंपोनेंट है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आती है। चलिए, दूसरा क्या बोल रहा है? सीपेज लाइंस, एक मिनट, पेन चेंज किया। सीपेज लाइंस एंड विथ एन अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ सीपेज वेलोसिटी एट द डाउनस्ट्रीम रीचेस ऑफ सच वियर। ये भी सही है, सच वियर। सीपेज लाइंस मैंने बताया कि डाउनस्ट्रीम पर जाते जाते अपवर्ड हो जाती है वेलोसिटी कंपोनेंट इसका,
कहां पर, डाउन स्ट्रीम पर। अपस्ट्रीम पर क्या है सर, ये क्या है सर, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसलिए डाउनवर्ड कंपोनेंट कभी सॉइल के पार्टिकल को ऊपर उखाड़ के ले जाएगा क्या, नहीं। कौन सा ले जाएगा सर, अपवर्ड कंपोनेंट। इसलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है, 2 भी सही है, लेकिन जब हम बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो क्योंकि ये अपवर्ड कंपोनेंट सिर्फ डाउनवर्ड साइड पर रहेगा वियर के, इसलिए होगा अपवर्ड, सॉरी अब ये क्विकसैंड कंडीशन, तो ये इसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ो। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है 334 में, फाइन ग्रेन सॉइल्स आर डिफिकल्ट टू ड्रेन। कितनी बार बताइए, तो असूल आना, सही बात लिख दी, क्यों, इसकी परमेबिलिटी बहुत कम, तो इससे ड्रेन होना बहुत बहुत क्या है, कठिन है। हाँ सर है, चलो ये तो सही। कैपिलरी फोर्सेस एक्ट्स ऑन पोर वाटर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्या, ये एक लाइन ज्यादा बता दी है, ज्यादा क्या मतलब एक स्टेप आगे गया, कैसे देखो, फाइन ग्रेन सॉइल मतलब साइज ऑफ वॉइड बहुत कम। सर साइज ऑफ वॉइड जितना कम होगा तो उसकी कैपिलरी एक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उस सॉइल में। क्यों, हम जानते हैं सर 1 mm डाया से कम अगर साइज ऑफ वॉइड है तभी कैपिलरी एक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। क्यों, आपने जो फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं, एक ड्रॉप रहता है, ड्रॉप आई ड्रॉप है, या फिर पिपेट रहता है, पिपेट देखा आपने, उसको जब पंच करके प्रेस करके किसी लिक्विड में डालते हो तो आप देखते हो जो उसका ट्यूब गया है वो बहुत पतला सा रहता है। कभी भी कोई बड़े साइज के ट्यूब में कैपिलरी एक्शन नहीं आएगा, मतलब पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, किस में आएगा सर, जो साइज ऑफ वॉइड जिसमें कम रहेगी। तो साइज ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन सॉइल में कम रहती है, हाँ। और कैपिलरी फोर्सेस एक्ट ऑन पोर वाटर, तो क्या रहेगा, कैपिलरी फोर्सेस अपने अंदर पानी को खींच के रखेंगे, सॉइल के अंदर जो कैपिलरी फोर्सेस है वो अपने अंदर पानी को खींच के रखेंगे, तो उससे ड्रेन आउट क्या इजीली हो पाएगा क्या सर, नहीं हो पाएगा। और ये कैपिलरी फोर्सेस क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि सरफेस टेंशन, रीजन क्या है, सरफेस टेंशन हो रही है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। बाकी फाइन ग्रेन सॉइल्स आर डिफिकल्ट टू ड्रेन बिकॉज कैपिलरी फोर्सेस एक्ट ऑन द पोर वाटर, दोनों बातें सही हैं। और रीजन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट रीजन है किसका, स्टेटमेंट 1 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ो। क्या बोल रहा 335, द पॉसिबिलिटी, असर्शन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्विकसैंड कंडीशन अकरिंग इज मोर ऑन द डाउनस्ट्रीम ऑफ अ वियर ऑन परमिएबल फाउंडेशन। कितनी बार आ गया, अब तो ये बिल्कुल टिक लगाओ, डाउनस्ट्रीम पर ही ज्यादा होगी, ठीक है। रीजन, सीपेज लाइंस आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ये शब्द याद रखना, अपवर्ड, तो क्विकसैंड अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, क्या है, अपवर्ड फ्लो, ये सवाल आ चुका कई बार, क्विकसैंड क्या है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन ही है एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ सच वियर, तो रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी है, कई बार डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है 336, फ्लोनेट इज डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस। तो फ्लोनेट क्या है सर, फ्लोनेट मैंने आपको बताया था, ये 2 डायमेंशनल फ्लो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, लाप्लास इक्वेशन का। जो 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन का। फ्लोनेट किससे बनता है सर, स्ट्रीमलाइंस जो कि फ्लो के डायरेक्शन में रहेंगी और उसके परपेंडिकुलर रहेगी क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन, उनको मिला के क्या बनता है सर, एक फ्लोनेट बनता है। तो ये क्या है, एक फ्लो की प्रॉपर्टीज है, ये बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करता है फ्लोनेट, ना कि परमेबिलिटी पर। परमेबिलिटी क्या है सर, परमेबिलिटी तो सॉइल की प्रॉपर्टी है ना कि फ्लोनेट की, तो फ्लोनेट परमेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है सर, ये बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्लियर, तो ये तो हो गया गलत, तो मतलब डी इज करेक्ट, ये तो आपका आंसर। अब पढ़ लो क्या दिया है रीजन में, द फ्लोनेट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द डिस्चार्ज। यस, फ्लोनेट से हम क्या क्या बता सकते हैं, मैंने कितनी चीजें बताई थी, पहला डिस्चार्ज या फिर सीपेज क्वांटिटी, दूसरा सीपेज प्रेशर, तीसरा अपलिफ्ट प्रेशर, चौथा पोर वाटर प्रेशर, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिट ग्रेडियंट। ऐसी 5 चीजें हम फ्लोनेट से निकाल के बता सकते हैं, तो ये भी रीजन इज करेक्ट। ओके, तो डी इज करेक्ट आंसर, ये नहीं दिया क्या, ओके, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो 337 क्या बोल रहा है कि अ सीपेज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ एन अर्थ डैम अफेक्ट्स द वेट ऑफ डैम, अफेक्ट्स द वेट ऑफ डैम, सही बात है।
जब बॉडी ऑफ अर्थ डैम से सीपेज होगा तो जो पहले सॉइल गामा बल्क थी, मतलब जो यूनिट वेट उसका बल्क यूनिट वेट था या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट था, जैसे ही सीपेज पास हुआ तो वो क्या सॉइल सबमर्ज हो जाएगी? कि हाँ सर हो जाएगी। जैसे ही सॉइल सबमर्ज हुई तो उसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा सर? उसका यूनिट वेट कम हो जाएगा गामा सबमर्ज, क्योंकि गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज क्या होता है? हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। तो उसका वेट अफेक्ट करेगा? हाँ सर करेगा। तो ये तो करेक्ट है। बिकॉज लगाओ पढ़ो, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पहली बात तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग दिए हैं। वो बोल रहा है क्योंकि द सॉइल, रीजन तो होगा ही नहीं है, पहली बात तो ये रीजन होगा नहीं। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ये फिर से पढ़ लो कि द स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट सबमर्ज्ड सॉइल का इज नॉट डिपेंड नहीं करेगा पोरोसिटी पर। देखो कैसे गामा सबमर्ज होता है सर? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ओके सर, गामा सैचुरेटेड क्या पढ़ा है? G प्लस ई। ऐसे ही पढ़ते थे, एस तो वन हो जाएगा सैचुरेटेड में अपन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। ओके, इसको जब हम गामा डब्ल्यू को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन कुछ समझाना था, ठीक है। तो G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। और क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं G माइनस 1, सॉरी एक मिनट, G माइनस 1 अपन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो E को क्या लिख सकते हैं सर? E होता है सर N अपॉन 1 माइनस एन। तो आप एक बात बताइए, गामा सबमर्ज जब E पर डिपेंड है तो पोरोसिटी पर भी तो डिपेंड होगा सर? हाँ होगा। ये क्या कह रहा है कि नॉट डिपेंडेंट ऑन पोरोसिटी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो स्टेटमेंट ए इज ही करेक्ट। तो बस ये करेक्ट, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ो, देख लो, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 338 में, इन अ फ्लो नेट ईच फील्ड मस्ट बी कर्विलीनियर स्क्वायर। ये कर्विलीनियर स्क्वायर होगा? नहीं सर, ये कर्विलीनियर नहीं होता। ये जब आप फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब पता चलेगा, ये एलिमेंटल स्क्वायर होता है। एलिमेंटल स्क्वायर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ये साइड ए है, ये है बी। फॉर एग्जाम्पल मतलब अभी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब मान के चल रहे हैं कैसे, ये हो गया, ये हो गया बी। तो ए बाय बी कांस्टेंट रहेगा। सारे फ्लोनेट जो बन रहा है ना, फ्लोनेट ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, इसका ए बाय बी रेशियो कौन सा सेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम एलिमेंटल स्क्वायर। तो ये तो हो गया गलत। ओके, दूसरा पढ़ो, ईच फ्लो स्टेज चैनल इन अ फ्लो नेट हैज द सेम रेट ऑफ फ्लो। ईच फ्लो स्टेज ऑफ चैनल, यस, हर फ्लो स्टेज में सेम रेट ऑफ फ्लो होता है। ये प्रॉपर्टी है, अजम्पशन है किसका? फ्लो नेट का। तो ये तो बात सही है। ये क्या है? इसको आप कैसे, ये तो याद करने वाली चीज, क्या प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो नेट पढ़ लोगे, दोनों ऑप्शन आपको क्लियर समझ में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ए इज 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। ओके, चलो देखो पढ़ लो एक बार और। इन अ फ्लो नेट ईच फील्ड इज अ स्क्वायर बिकॉज फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन व्हिच यील्ड्स टू स्टेट्स ऑफ कर्व व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब सॉइल आइसोट्रोपिक होगी। एनिसोट्रोपिक में कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होंगी फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन, याद रखना ये बात। वन सेट ऑफ द कर्व इज नोन एज फ्लो लाइंस एंड अदर सेट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। फ्लो लाइन को और क्या बोलते हैं सर? हम स्ट्रीम लाइंस भी बोल देते हैं। आई बात समझ? तो सिंस ईच फ्लो चैनल इन अ फ्लो नेट है सेम रेट ऑफ फ्लो, ये इसका अजम्पशन या प्रॉपर्टी ही है। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1, Voisnescu's इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर सेडिमेंट्री डिपॉजिट। देखो सेडिमेंट्री डिपॉजिट क्या है सर? ये लेयर्ड डिपॉजिट होता है। कैसा? लेयर्ड, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर कंप्रेस करके बना दिया, ये है सेडिमेंट्री डिपॉजिट। तो Voisnescu इक्वेशन इज नॉट सुटेबल। हाँ सर सही बात है। क्यों सर? हमने पढ़ा है Voisnescu का अजम्पशन में कि पहला अजम्पशन ये है कि सॉइल मस्ट बी होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट। क्या? होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। क्या बात आती है? आइसोट्रोपिक।
आइसोट्रोपिक सॉइल का मतलब क्या है सर? आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हमने एक पॉइंट कंसीडर किया सॉइल का, एक पार्टिकल, उस पर पॉइंट कंसीडर किया। ये इसके सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप बताइए सेडिमेंट्री डिपॉजिट मतलब लेयर्ड सॉइल में, एक लेयर में तो चलो मान के भी चल लो कि सॉइल क्या है, आइसोट्रोपिक है, लेकिन दूसरे लेयर में सेम होगी, क्या एक गारंटी है? नहीं। तो ये अजम्पशन को ही डिमोलिश कर दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया भाई? गलत। सेडिमेंट्री रॉक के डिपॉजिट के लिए कौन सी थी? हमने पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टरगार्ड। उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था? कि वेस्टरगार्ड जो है, वेस्टरगार्ड सिर्फ स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब लेयर्ड सॉइल। तो इधर क्या होना था? वेस्टरगार्ड, ना कि पॉइजनस क्यू। चलिए, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजीनियस सिस्टम। तो जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट है डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजीनियस सिस्टम, ये बात सही है, क्योंकि नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मिनट, ये मैंने गलत क्यों लगा दिया? नॉट लिखा है ना, ये तो सही है, ये भी बात सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर बात? क्लियर है बात। चलिए, ये क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे मैंने दो या करीब दो लेक्चर और बनाए हैं असर्शन रीजनिंग के। मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को छांट लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए, सारे क्वेश्चन को छांट के एक सीरीज बना दी, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक मैंने सीरीज बना दी। आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठ के इसको कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए। 1.5 पर देखोगे तो क्या आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कैसे सर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं किसी बात को। समझ में आती है बात? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर आपको ये सेशन लग रहा है अच्छा तो आप लाइक करिए। क्यों अच्छा लग रहा है, मैं उसका रीजन ही बता रहा हूं। आपके लिए एईसी ने मेहनत कर ली है, हमने मेहनत करके सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए, स्टडी किए, फिर लेके आए ये सीरीज। आपकी मेहनत कम है क्योंकि समय बहुत क्या है, कम बचा हुआ है। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके जरूर डाउट्स पूछिए। डाउट पूछेंगे आपका माइंड क्लियर होगा, आप क्लियरिटी पर आएंगे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। आपको चाहिए क्या पीडीएफ? तो ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, आपको इधर पर मिल जाएगा क्या पीडीएफ। सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए, आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर कब आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक क्या आगे, इसके आगे हमने कहां तक कर लिया? शायद परमेबिलिटी कॉम्पैक्शन तक हो गया है, आगे कंसोलिडेशन शेयर स्ट्रेंथ ये आता जाएगा। तो आपको पता है आगे का क्या रिवाइज करके आना है, रिवाइज करके आइए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।